नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सीपीसी के बाद अब शुरुआत कर रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट की। एविडेंस एक्ट को लेकर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे, उन क्वेश्चन पेपर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन के पर्पस से मुझे दिखाई दिए, उन सारे टॉपिक्स को अपने इस एविडेंस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंडियन एविडेंस एक्ट को जब आप देखते हैं तो चाहे आपका प्रोसेस सिविल का हो या क्रिमिनल का, चाहे आप सिविल मुकदमा देख रहे हो या क्रिमिनल मुकदमा देख रहे हो, अगर उस मुकदमे की कहीं जान है तो वो साक्ष्य है, वो एविडेंस है। अब अगर आप सेक्शन 5 को देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो वो सीधे सीधे कहता है कि जो भी उस मामले में जो फैक्ट इन इश्यू होगा और सेक्शन 5 से लेकर 55 में जिन भी चीजों को रिलेवेंट फैक्ट बताया जाएगा, उन सारी बातों का एविडेंस आप दे सकेंगे। एविडेंस में अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि बेस्ट किताब कौन सी होती है, तो एविडेंस में आप किसी भी किताब को फॉलो करते हैं उसे करिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ईस्टर्न बुक कंपनी की लॉ ऑफ एविडेंस वीपा पी सारथी की ये किताब एक बार पढ़ के जरूर देखिए। ये किताब बिल्कुल नॉवेल की तरह आपको एविडेंस के सारे सेक्शंस की जानकारी देता है। इसके साथ ही बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसे अभिनंदन मलिक जी ने इसको और रिफॉर्म किया है इस बुक। तो आप इस किताब को देख सकते हैं। ईस्टर्न बुक कंपनी की किताब है लॉ ऑफ एविडेंस बाय वीपा पी सारथी। आज एविडेंस की इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत मैं एक बेसिक प्रश्न के साथ कर रहा हूं, जिसे सेक्शन 4 में डिस्कस किया गया है, और वो है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ किसे कहते हैं। अलग अलग सेक्शंस हैं, आखिर इन तीनों में बेसिक डिस्टिंक्शन क्या है, अंतर क्या है बेसिक, इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम सेक्शन 4 को देखें तो सेक्शन 4 कहता है द एक्सप्रेशन मे प्रिज्यूम हैज बीन यूज्ड, द कोर्ट हैड डिस्क्रिशन either to regard the fact as proved unless and until they are disproved, or court may call evidence to prove them। जिन भी सेक्शंस में may presume वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कहां कहां किया गया है, ऐसे आपको सेक्शन नंबर 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A और सेक्शन 114, ये कुछ सेक्शन है जहां पर मे प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब जहां मे प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल होगा, वहां ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है। क्या डिस्क्रिशन है? डिस्क्रिशन है कि कोर्ट जब तक कि इस फैक्ट को अपोजिशन जो है वो अनटिल एंड अनलेस डिस्प्रूव न कर दे, तब तक वो प्रूव मान सकती है। ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का। लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस की भी डिमांड कर सकती है। मतलब ये कि जहां मे प्रिज्यूम की बात हो रही है, ये फैक्ट के प्रिजम्पशन की बात होगी, और ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट प्रूव करने के लिए, प्रूव कराने के लिए एविडेंस की भी बात कर सकती है, मांग सकती है पार्टी से। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A और सेक्शन नंबर 114। अब एक एग्जांपल के जरिए आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। जब आप सेक्शन 114 को पढ़ेंगे, इसका आप अगर पहला इलस्ट्रेशन देखिए, पहला जो क्लॉज आता है वो देखिए, तो ये समझ में आता है कि अगर आपके पास इफ ए पर्सन अंडर सेक्शन 114 द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ए पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स आफ्टर द थेफ्ट, either he is thief or he received the goods knowing the goods to be stolen। अगर आपके पास चोरी का सामान बरामद हुआ है तो सेक्शन 114 ये कहता है कि मे प्रिज्यूम होगा, ये प्रिजम्पशन किया जाएगा कि या तो आप चोर हैं या आप ये जानते हुए सामान खरीदे हैं कि ये सामान चोरी का है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मे प्रिज्यूम है। इसमें जो व्यक्ति एक्यूज के रूप में आएगा, जिसके पास से वो चोरी का सामान बरामद हुआ है, वो इसे डिस्प्रूव कर सकता है। वो कैसे डिस्प्रूव करेगा?
यहीं पर आप एक्सेप्शन भी देखेंगे कि अगर वो व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसने 5,000 रुपए का ये जो सामान उसके पास बरामद हुआ है उसने 5,000 रुपए दे के खरीदा है, तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि उसे ये बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी, वो इस विश्वास में काम किया है कि ये सामान 1 नंबर का है, ये चोरी का नहीं है। वहीं पर कोर्ट यहां पर प्रोसिक्यूशन से भी ये एविडेंस की डिमांड कर सकेगी कि आप एविडेंस दीजिए कि इस व्यक्ति के पास जो इस सामान का पोजीशन था, आपको ये एविडेंस देना होगा कि ये या तो चोर है या इसको ये जानकारी है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट की प्रिजम्पशन है, मे प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं शैल प्रिज्यूम किसे कहते हैं। देखिए, लॉ में जहां भी शैल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा वो एक तरीके से इंपरेटिव हो जाती है, वो एक तरह से ड्यूटी कास्ट करती है कोर्ट के ऊपर। जब हम शैल प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, किन किन सेक्शंस में है? सेक्शन 79, 80, 81, 81A, 82, 83, 84, 85, 85A से लेकर 85C, 89, 105, 111A, 113B और इसके साथ 114A। इतने सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर शैल प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब शैल प्रिज्यूम में क्या है? देखिए, जहां मे प्रिज्यूम में कोर्ट उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस डिमांड कर सकती थी, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट ऐसी डिमांड नहीं करेगी। कोर्ट उस फैक्ट को तब तक प्रूफ मान के चलेगी जब तक अपोजिशन अनटिल एंड अनलेस उसे डिस्प्रूव नहीं कर देता। इसका मतलब मे प्रिज्यूम में भी अपोजिशन के पास कैपेसिटी है कि वो उस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं। शैल प्रिज्यूम में भी उस अपोजिशन के पास ये कैपेसिटी और पावर है कि वो उस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकते हैं। अंतर क्या है? अंतर है कि जब आप मे प्रिज्यूम की बात करते हैं तो कोर्ट वहां पर उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए भी एविडेंस की डिमांड कर सकती है, जिसे वो शैल प्रिज्यूम में नहीं करेगी। तो शैल प्रिज्यूम में रिबट करने का पावर अपोजिशन के पास होता है। यहां भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जब आप सेक्शन नंबर 79 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर ने कोई सर्टिफाइड कॉपी इशू की है किसी डॉक्यूमेंट की, तो वहां पर कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो एक पब्लिक ऑफिसर है, उसका ये पद है, उसको ये ऑफिशियल गजेट है, उससे पद से रिलेटेड उसकी कैपेसिटी और पावर है ये सर्टिफाई करने की। इस चीज के बारे में शैल प्रिज्यूम कोर्ट करके चलेंगी, लेकिन इसे रिबट करने का पावर अपोजिशन के पास अवेलेबल होगा। अब आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ किसे कहते हैं। कंक्लूसिव प्रूफ आपको केवल 3 सेक्शंस में इंडियन एविडेंस एक्ट के दिखाई देगा। सेक्शन नंबर 41, सेक्शन 112 और सेक्शन 113। इसे बिल्कुल याद करके बैठिएगा। अक्सर क्या होता है, जब प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं तो इन 3 में से कोई एक सेक्शन दे करके बाकी यहां और यहां से सेक्शंस उठा के आपके सामने रख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सेक्शन है जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। तो कंक्लूसिव प्रूफ के लिए आपके केवल 3 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 112 और सेक्शन नंबर 113। आखिर क्या बदल जाता है शैल प्रिज्यूम से आते आते कंक्लूसिव प्रूफ में? कंक्लूसिव प्रूफ को आप ऐसे समझिए कि whenever a fact declared to be conclusive proof of another fact, the court shall on the proof of earlier fact, it shall presume that other facts has been proved. Neither the court has capacity and power to ask the evidence to prove, nor the party nor the opposition have capacity and power to disprove it. समझिए, शैल प्रिज्यूम में भी कोर्ट जो है इंपरेटिव काम कर रही थी, कंक्लूसिव प्रूफ में भी कोर्ट इंपरेटिव चलेगी। लेकिन अगर कोई चीज, एक फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ कह दिया गया है
कंक्लूसिव प्रूफ कहने का मतलब अगर एक फैक्ट साबित हो गया तो हम दूसरे फैक्ट के बारे में जो उससे निकल के आ रहा है हम उसे कंक्लूसिव तरीके से प्रूफ मान लेंगे। ना ही कोर्ट उस पर कोई एविडेंस की बात करेगी और ना ही अपोजिशन के पास कोई कैपेसिटी और पावर होगा कि वो उस प्रिजम्पशन को रिबट कर सकें। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं सेक्शन नंबर 112। सेक्शन 112 क्या कहता है? सेक्शन 112 कहता है if it is proved that a child was born during the continuance of a valid marriage between his mother and a man, and it is not proved that the man has no access during the period during which he could have been begotten, the birth shall be conclusive proof of legitimacy। धारा नंबर 112 को जब आप देखते हैं तो वो लेजिटिमेसी की बात कहता है। वो ये कहता है कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि एक चाइल्ड जो है, एक उसकी मां और किसी व्यक्ति के लीगल मैरिज के दौरान जब उनके बीच में कोर्टशिप का चांसेस थी, वो ऐसे से दूसरे से कर सकते थे, इसके दौरान या ब्रेक होने से, डिजोल्यूट होने से 280 दिन के अंदर अगर वो बर्थ लेता है, पैदा होता है, तो ये माना जाएगा कि वो उस कपल का लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब यहां पर अगर इतनी बातें साबित हो जाएं कि यहां पर ए और बी की जो मैरिज थी वो लीगल वेडेड मैरिज थी, इस मैरिज में रहने के दौरान बिगॉटन हुआ ये बच्चा, या मैरिज के ब्रेकअप होने से 280 दिन के अंदर ये पैदा हुआ है, तो वहां पर और पति के पास एसेस करने के चांसेस थे, तो यहां पर हम ये कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलेंगे कि वो बच्चा क्या है, लेजिटिमेट चाइल्ड है। अब यहां पर किसी भी पार्टी को, जो अपोजिशन की पार्टी है, उसे ये साबित करने का, उसे डिस्प्रूव करने का कोई भी, अगर वो कोई एविडेंस देना भी चाहेंगे तो कोर्ट उन्हें परमिट नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस मांगे बिना भी उस फैक्ट को प्रूफ मान सकते हैं जब तक कि अपोजिशन उसे डिस्प्रूव नहीं कर देती। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस नहीं मांगती, मान के चलती है कि यह फैक्ट प्रूव हो चुका, जब तक कि अपोजिशन उसे डिस्प्रूव ना कर दे। कंक्लूसिव प्रूफ में स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। ना ही कोर्ट के पास कैपेसिटी और पावर होगी कि वो उस बात को साबित करने के लिए एविडेंस मांग सके, ना ही अपोजिशन के पास ये कैपेसिटी और पावर होगी कि वो उस कंक्लूसिव प्रूफ को झुटला सकें, उसे डिस्प्रूव कर सकें। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या जो सेक्शंस यहां बताए गए हैं सिर्फ इतने ही सेक्शंस हैं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को लेकर, या दूसरे इनेक्टमेंट्स में भी ऐसे कुछ प्रोविजन हैं? तो अगर आप सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट को देखेंगे, सेंट्रल सेल्स एक्ट 1956 को देखेंगे, तो वहां सेक्शन 6 में भी ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं। इस तरह के प्रोविजन थोड़े से आपको इंडियन कंपनीज एक्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो यहां इतने पर ही मैं ये अपना लेक्चर समाप्त करता हूं, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को लेकर। एविडेंस में जो अगला लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा वो होगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस किसे कहते हैं। इसके पहले कि मैं सेक्शन 5 से शुरुआत करूं कि आखिर रिलेवेंट फैक्ट किसे कहते हैं और रेस जेस्टे के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलूं, ये अगला भी जो लेक्चर होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेकर के, और ये उस बात को डिस्कस करेगा कि कभी कभी न्यायालय के सामने कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जहां जो भी एविडेंस आता है वो परिस्थितियों से निकल के आता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं आते, सर्कमस्टांशियल एविडेंस निकल के आते हैं। ज्यादातर ऐसे क्रिमिनल केसेस में होते हैं। अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पर कि उस मामले में केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस आने हैं, वहां पर न्यायालय किन किन बातों का ध्यान रखेगी, कौन कौन से एलिमेंट्स उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस के पूरे चेन को एस्टैब्लिश करना होगा, एस्टैब्लिश करके क्या साबित करना चाहिए, क्या प्रिजम्पशन निकल के आनी चाहिए, इन सारी बातों को लेकर अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।